हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो फीमेल में कई सारे कैंसर कॉमन है, उसमें से ब्रेस्ट कैंसर जो अभी कॉमन है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में माहिती लेंगे मैम के पास से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, अभी जो अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैम, ब्रेस्ट कैंसर क्या है और वो क्यों होता है? पहले तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे अपने भारत देश में पहले के जैसे आपको 5 साल पहले की बात बताऊं तो सर्वाइकल कैंसर जो है, गर्भाशय का जो मुख है उसका जो कैंसर है वो बहुत ही कॉमन था। लेकिन जैसे 2010 से अपने इंडिया में सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन आ चुकी है और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने जो फूड हैबिट्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो यह सब रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि भारत देश में भी अभी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फर्स्ट नंबर का या तो सबसे कॉमन कैंसर महिलाओं में अभी पाया जाता है। सो अक्टूबर मंथ, जैसे आपने बताया कि अक्टूबर मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ करके। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आपके भी कोई क्वेरीज है ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड, तो आप ज़रूर से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे जो पेशेंट से रहते हैं, आज वही सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है? कौन सी वुमन में वो होने का चांसेस ज़्यादा है? ब्रेस्ट कैंसर जो है, एक्चुअली पहले तो मैं बताती हूँ कि कैंसर का मीनिंग क्या होता है। कैंसर का मतलब होता है कि जैसे अपने सबके बॉडी में नॉर्मल टिश्यूज़ रहती हैं, नॉर्मल सेल्स रहते हैं, जब भी वह सेल्स में कोई चेंजेस आने लगते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर हम बोलते हैं उसको, कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द सेल्स, तो इसी को हम धीरे धीरे करके जो सेल्स है उसमें ग्रोथ वगैरह होने लगता है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ब्रेस्ट में गांठ फील होता है। सो ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर जिनको होता है या कोई भी कैंसर होता है, तो वहाँ पे गांठ का फॉर्मेशन होता है, लंप बोलते हैं हम उसको। तो यह सारे सिम्टम्स आ सकते हैं कि लंप जो है वो 2 प्रकार के लंप होते हैं। एक जो लंप रहता है जिसे हम बोलते हैं कि अच्छी गांठ है, एक जो रहता है उसे हम खराब गांठ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि अगर आपको ब्रेस्ट में कोई भी स्वेलिंग, कोई भी लंप फील होता है या तो कोई भी प्रकार की गांठ फील होती है और अगर उसमें पेन नहीं है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको सच में अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि कैंसर की जो गांठ होती है वह दर्द के बिना होती है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हमारे तक पहुंचते हैं तब तक मेजॉरिटी स्टेज 3 या तो स्टेज 4 में प्रेजेंट करते हैं कि कई महिलाएं आती हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, या काफ़ी बार वो लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि अंडर आर्म्स का जो पोर्शन है वहाँ पे कोई ऐसा गांठ जैसा फील हो रहा है। काफ़ी बार महिलाएं आती है कि ब्रेस्ट में से खून जैसा प्रवाह ही निकल रहा है, या तो जो निपल का जो पार्ट है वो अंदर की तरफ खींच गया है, ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं। तो यह सब सिम्टम्स लेकर महिलाएं आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने बताया कि खराब गांठ जो है वो कैंसर की गांठ हो सकती है। दूसरी एक प्रकार है जिसे हम फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ कहते हैं। यह हालांकि एक अलग ही टॉपिक है, इसको भी हम आगे दूसरे जो वीडियोस रहेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट छोटा सा पॉइंट मेंशन करना है मुझे कि अगर आपको दर्द के साथ कोई गांठ फील हो रही है
या तो आपको हैवीनेस लग रहा है ब्रेस्ट में, तो मोस्टली वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और आपका जो सवाल था डॉक्टर भूमि की रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए या तो कोई भी कैंसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि जनरली जो कैंसर रहते हैं वो फैमिली में प्रोपोगेट होते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, मौसी है, नानी है, या जो फीमेल्स आपके जो फैमिली में है उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो आपको सच में अलर्ट रहना ज़रूरी है। आगे क्या क्या प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कि अगर कोई महिला है जिनका पीरियड्स जल्दी शुरू हुआ है और पीरियड बंद होने का जो समय है वो बहुत ही लेट है, यानी कि अर्ली मेनार्की है और लेट मीनोपॉज है, तो इन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है यह भी एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। तो जहाँ तक आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा समय तक रहेगा, तब तक ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि ओबेसिटी, जैसे मैंने बताया कि लोगों को अभी वेस्टर्न कल्चर बहुत ही अपना रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह जो है, लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं और ओबेसिटी का रिस्क भी बहुत बढ़ गया है। इवन पीसीओडी वाले जो पेशेंट्स हैं इनमें भी ओबेसिटी और अनकंट्रोल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इस वजह से वह भी एक हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। दूसरी जो महिला है जिनको मेनोपॉज आ गया है और लॉन्ग टर्म अगर वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है तो वह भी एक रिस्क होते हैं। दूसरी जो महिला है जिनको अल्कोहल या तो स्मोकिंग वगैरह का एडिक्शंस होता है, या तो किसी महिला अगर लेट उम्र में फर्स्ट टाइम कंसीव करते हैं, मे बी आफ्टर द एज ऑफ 35-40, तो यह भी एक रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के लिए। ओके, ब्रेस्ट कैंसर कौन से एज में कॉमन है? ब्रेस्ट कैंसर जनरली जो हम बोलते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 40-45 के बाद कॉमन होता है, लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो आपको यंग एज में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ओके, ब्रेस्ट कैंसर ना हो उसके लिए क्या उनको प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए सर? ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैंने बताया कि अगर आपको पहले तो फैमिली हिस्ट्री है तो आप BRCA1 और BRCA2 जीन रहते हैं, उसकी भी एक रिपोर्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट होती है, तो वह भी करवा सकते हो। दूसरा है कि प्रिवेंशन में पहले तो जैसे मेरे हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करना ज़रूरी है, आपका वेट कंट्रोल में रहना बहुत ही आवश्यक है। इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अगर आप डेली अपना रूटीन बना लेते हैं कि आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही है, इस वीडियो में आगे हम उसके जो स्लाइड्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे, प्लस इस टॉपिक के रिलेटेड भी मेरा वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, तो वो भी आप डिटेल में देख सकते हो। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर उसका अर्ली डायग्नोसिस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से पॉसिबल हो सकती है। तो अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, सर्जरी से वो रिमूव किया जाता है और उसका जो 5 ईयर सर्वाइवल हम कहते हैं वो बहुत ही अच्छा है, प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है प्रिवेंशन के लिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स आप रेगुलर अपना मेमोग्राफी करवा सकते हो। अगर आपका एक मेमोग्राफी नॉर्मल आता है तो आप हर 3 साल में उसको रिपीट करवा सकते हो। तो यह सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अगर आप लेते हो तो ब्रेस्ट कैंसर से ओके। अगर किसी की फैमिली में मदर को है ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री, तो उनको फर्स्ट टाइम उनकी डॉटर को फर्स्ट टाइम गायनेकोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए कि उनमें वो प्रिवेंटिव हो सके उसके लिए? सो अगर किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर आया है तो एज अर्ली एज पॉसिबल पहले तो वो उनकी जो डॉटर है वह गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार मिल ले, ताकि वह जो डॉक्टर है आपके वो आपको पूरा गाइड कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उम्र अभी 30 इयर्स है, ठीक है, तो आपका एक बेसलाइन चेकअप हो जाएगा, आपके जो भी हार्मोनल इश्यूज़ है या तो आपके वेट रिलेटेड जो भी है या तो जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताने हैं, हेल्दी फूड हैबिट्स आपको समझाना है, वो एक प्राइमरीली आपका काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर जैसे मैंने बताया कि जीन म्यूटेशन वगैरह होता है तो वो जीन्स का रिपोर्ट जो है मदर, उसमें वो रिपोर्ट वो टाइम पे करवा सकते हैं। जो डॉटर है उनमें मेमोग्राफी करके जो रिपोर्ट होता है वो आफ्टर द एज ऑफ 35 करवा सकते हैं।
अगर कुछ उसके पहले सस्पिशियस लगता है कि लंप जैसा फील हो रहा है बिफोर द एज ऑफ 35, तो उसके पहले भी मेमोग्राफी करवा सकते हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका निदान कैसे करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर का निदान कैसे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल कोई महिला है जिनको ऐसा ब्रेस्ट में ऐसा हार्ड लंप जैसा फील हो रहा है या तो स्वेलिंग जैसा लग रहा है, अगर वह गांठ दर्द के बिना है जैसे मैंने पहले बताया, तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। रूटीन जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहले तो अगर दर्द के साथ है तो हम सोनो मेमोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं। अगर वह जो मांस है वो हार्ड है, पत्थर जैसा फील हो रहा है, तो कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट में मेमोग्राफी एडवाइस किया जाता है। और उसके बाद जो है कि हम FNAC जिसे हम बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन, तो वो सिरिंज लेके जो सेल्स है उसको रिमूव करके स्लाइड बनाया जाता है और उसको एक हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट ऑन टेबल उसका बायोप्सी लेके ये फ्रोज़न सेंड कर सकते हैं हम लोग हिस्टोपैथ के लिए, फ्रेश फ्रोज़न। तो उसमें भी अगर अपने को डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि यह कैंसर की ही गांठ है, तो वह हिसाब से कंप्लीट जो सर्जरी जिसे हम बोलते हैं MRM सर्जरी जो रहती है वह ऑन द स्पॉट वही सेम सिटिंग में कर सकते हैं। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट क्या रहती है? ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है जनरली स्टेज 1 और स्टेज 2 जो रहते हैं उसमें जो ट्रीटमेंट रहती है सर्जिकल एस्पेक्ट रहता है। और अगर यह स्टेज 3 या तो 4 में है यानी कि बहुत ही स्प्रेड हो चुका है, तो उसके लिए पहले कीमोथेरेपी रहती है, इफ़ रिक्वायर्ड रेडियोथेरेपी, और फाइनली सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। बट जनरली कीमोथेरेपी का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट रहते हैं उनमें, और उसके बाद जो ट्यूमर है, मांस है, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैडम ने जैसे समझाया कि ब्रेस्ट कैंसर में जो गांठ बनती है वो एकदम पेनलेस रहती है, तो हमारे यहाँ फीमेल क्या करती है, अगर पेन होता है तो ही हॉस्पिटल पे जाते हैं। पर मैडम ने समझाया कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ पेनलेस रहेगी, तो अगर किसी को ऐसा है कि गांठ में पेन नहीं हो रहा है तो हमें नहीं जाने, पर ऐसा नहीं है। अगर पेन नहीं है तो फिर भी एक बार आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, तो ही आपको अच्छे से निदान होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा। थैंक यू।